हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां बहुत बढ़िया से चल रही होंगी। सो गाइस, दिस इज लेक्चर 3 फॉर आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड वेलकम बैक गाइस। तो अभी पिछले कुछ लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, एक बार उसको समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था, हमने तो हमारे कोर्स को समझा था कि भाई ये कोर्स क्या है। दूसरा हमने समझा था एक्ट कैसे बनता है। तीसरा हमने समझा था कि लॉ को आखिर कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है। हमने देखा था क्लॉज क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने बात की थी। फिर हमने देखा था पब्लिक कंपनी क्या होता है। हमने चैप्टर 1 अपना स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था पब्लिक कंपनी क्या होता है। फिर हमने देखा था प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये देखा था अभी तक। इसके बाद हमने देख लिया था कि भाई सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, हमारी होल्डिंग कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है और वन पर्सन कंपनी क्या होती है। ओके ओके। यहाँ पर हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमने यहाँ पर की थी। ओके। तो आज आज मैम हम क्या करेंगे, तो हमारे इस लेक्चर 3 में, आज इस लेक्चर 3 में हम क्या करने वाले हैं गाइज, याद रखना ये जितने भी टॉपिक्स हम उठा रहे हैं ये आईसीए के केस स्टडी और एमसीक्यू और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए मोस्ट फेवरेट है। ठीक है। आज हम क्या उठाने वाले हैं, आज हम क्लास में करेंगे पॉइंट नंबर 1, हम करने वाले हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। फिर हम ये देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। और हम देखेंगे कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है। और हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। अगेन यहाँ पर जो स्मॉल कंपनी वाला टॉपिक है ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन्स भी रहती हैं। तो आज हम उन सारी कंफ्यूजन्स को टना दूर कर देंगे। ओके ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बोल देते हैं आईसीआई की जय, श्री हरि का नाम लेके चलो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले बात आती है स्मॉल कंपनी के बारे में, बात आती है स्मॉल कंपनी के बारे में। मैडम ये स्मॉल का मतलब क्या होता है, अरे स्मॉल का मतलब छोटी कंपनी। ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसको मैं छोटी कंपनी मानती हूँ। लेकिन मैडम ऐसा क्यों करा हमने, सुनो मेरी बात। कंपनीज एक्ट मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, लाखों कंपनीज हैं इंडिया में, करोड़ों कंपनीज हैं। उन करोड़ों कंपनीज पर कंपनीज एक्ट लगाया जा रहा है। ठीक है। अब कुछ ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज जिस पे सरकार को ज्यादा ध्यान देना है, और कुछ चिंदी मुंदी सी कंपनीज है। अभी चिंदी चिंदी कंपनीज पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, एक स्मॉल कंपनी का दायरा अलग से सेट कर दिया और बोला ये स्मॉल कंपनीज हैं इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें इस क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, अगेन सारी डेफिनेशंस कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 में। और आगे मैं सबसेक्शन पढ़ूंगी कि क्लॉज क्लॉज, इकलौता सेक्शन 2 ऐसा है जहां सबसेक्शन के पहले क्लॉज आ जाता है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ये देखा है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85। चलो सबसे पहले मैं लिखवा देती हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंपनीज। देखो, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। पहले तो ये देख लो, पहली ही लाइन देख लो, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती है। भाई पब्लिक कंपनी जब हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी। ठीक है। अब ये जो बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी जो बड़ी कंपनी है, तुम बड़ी कंपनी को स्मॉल कंपनी कैसे मान सकते हो। तो इन्होंने डेफिनेशन से, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी को रफा दफा कर दिया। ओके। नाउ नाउ पहला,
अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। देखो, ये वो कंपनी है जिसमें, ध्यान देना, पेड अप शेयर कैपिटल, याद रखना हमने सब्सिडरी कंपनी में टोटल वोटिंग पावर पढ़ा था, यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, डज नॉट एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख, और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और हायर अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है वो भी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, नॉट एक्सीडिंग कितना, 10 करोड़। एंड, मैंने क्या बोला, एंड मतलब इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो टर्नओवर होगा एज पर लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर मैं बोलूं इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर का, डज नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए ₹2 करोड़ से, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच इज नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। क्या बोला मैंने, नॉट एक्सीडिंग कितना, 100 करोड़। मैम थोड़ा और बताओ इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो याद रखना स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपके अटेम्प्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट इसमें अमेंडमेंट आया है, लेकिन वो अमेंडमेंट मई 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सितंबर 26 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या अमेंडमेंट है मैं आपको बताती हूँ, पहले तो समझो। स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती। स्मॉल कंपनी का मतलब ये होता है छोटी कंपनी, ऐसी कंपनी जिनको छोटी कंपनी के दायरे में रखा गया है। ठीक है, तो वो मेरी क्या हो जाती है, वो मेरी हो जाती है स्मॉल कंपनी। ये पहली बात समझ में आ गई क्या? तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो छोटी होती है। ओके, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, कब हम बोलेंगे कि एक कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी है? तो गवर्नमेंट ने हमको पता है क्या किया, हमारे लॉ में इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बोला कि देखो, हमने मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया आपको दिया है। ठीक है, पहला मिनिमम क्राइटेरिया पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। कितना मिनिमम क्राइटेरिया बताया हुआ है? बोला है कि भाई साहब देखो, मिनिमम जो है हमारे पास कितना होना चाहिए, 50 लाख, और मैक्सिमम, मैक्सिमम जितना प्रिस्क्राइब करे, लेकिन उसके भी मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम हो सकता है वो बोला है 10 करोड़। मतलब 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में, मतलब सरकार अगर 10 करोड़ से ऊपर जाना चाहे तो जा सकती है क्या? नहीं, लॉ में, एक्ट में लिख दिया गया है कि भाई ये कहाँ तक जा सकती है, सिर्फ 10 करोड़। मतलब सीजी भी इसको कहाँ तक प्रिस्क्राइब कर सकता है, 10 करोड़ तक। दूसरा, हमारा टर्नओवर जो लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखेंगे, मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने लेटेस्ट देखना है, हाँ ये देखना है। इसमें क्या बोला था, इसमें बोला है कि ये होना चाहिए 2 करोड़, और मैक्सिमम इसका कितना बोला गया था, मैक्सिमम इसका बोला गया था 100 करोड़। ठीक है, ऊपर देखो ध्यान से, मैंने यही तो लिखा है कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल जो है मेरी एक्सीड, डज नॉट एक्सीड 50, और कितना, 10 करोड़। हायर अमाउंट ही कितना है, 10 करोड़। ठीक है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली लिमिट है। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। मतलब जब आप पूरी लाइन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार कुछ तो अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं उसको शॉर्ट सिंपल स्वीट भाषा में समझाऊं तो ये लिखा हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़,
और टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़। ये लिमिट दी हुई है, रेंज दी हुई है कि कम से कम इतना और मैक्सिमम इतना। मैक्सिमम के ऊपर सीजी जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। एक्ट ने ही प्रिस्क्राइब कर दिया है कि सीजी मैक्सिमम से ऊपर नहीं जा सकता है। ओके ठीक है, समझ में आ गया। मैडम अगर जाना हो तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक्ट में ही चेंज करना है तो फिर से बिल बनाओ, पास कराओ, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से साइन कराओ एंड देन वो सारी चीजें हो सकती है। अब मैडम ये सारी चीजें आपने हमें क्यों बताई? मैंने आपको क्या बोला कि इस रेंज के बीच में होना चाहिए। आपको बताएं इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज है 4 करोड़ और इसकी क्या है? 40 करोड़, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब 4 करोड़ या उससे कम की पेड अप शेयर कैपिटल है तो स्मॉल कंपनी मानी जाएगी, 40 करोड़ या उससे कम की है तो स्मॉल कंपनी जो है हम उसको मान लेंगे। ये एप्लीकेबल है आपके मई 26 वाले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ मैम? तो अमेंडमेंट क्या है, सुनो मेरी बात। ऑनवर्ड्स अभी सरकार ने क्या बोल दिया है? सरकार ने ये बोला है कि भाई अब सरकार की जो मैक्सिमम लिमिट एक्ट में सरकार को पावर दिया गया था कि तुम मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो, सरकार ने उसको पूरा यूज कर लिया और बोल दिया कि भाई अब पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए, सॉरी 10 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़। ये सरकार ने अपनी पावर को मैक्सिमम यूज कर लिया है। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ये मई 26 के बाद एप्लीकेबल होगा। आपके लिए अभी ये एप्लीकेबल है कि स्मॉल कंपनी के लिए लिमिट दी हुई है 50 लाख से 10 करोड़ और 2 करोड़ से 100 करोड़ टर्नओवर की। और अभी करंट में सरकार ने क्या लिमिट डिसाइड करी है? 4 करोड़ और 40 करोड़। समझ में आया क्या? तो हमारे अटेम्प्ट के लिए तो यही अभी जो है एप्लीकेबल रहेगा। समझ में आया क्या? मैं आपको मॉड्यूल भी बता सकती हूँ। देखो हमारे मॉड्यूल में भी उस चीज को चेंज नहीं किया गया है। 85 क्लॉज 85 285 पे थे हम, राइट? सी हमारे मॉड्यूल में भी अभी भी वो कैपिटल को 4 करोड़ और टर्नओवर को 40 करोड़ बता रहे हैं। ओके ओके, चलो अब हम आगे शुरू करते हैं। ये इतना समझ में आया क्या? अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और 100 करोड़ के बीच में है, 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में है, मतलब कि करंटली 4 करोड़, तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। और टर्नओवर 2 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है, 40 करोड़, उसको भी हम क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी। ये टर्नओवर हम कैसे देखेंगे? हम देखेंगे ये टर्नओवर लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का। इसको हम देखेंगे लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको थोड़ा और भारी भरकम वर्ड में बोल दूं तो इट इज इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ओके ठीक है, इतना समझ में आया। अब स्मॉल कंपनी में जो है कुछ ऐसी, ये स्मॉल कंपनी किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज जिसको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं। shall not apply to, किस किस को हम स्मॉल कंपनी मानेंगे ही नहीं? ए, पहला तो होल्डिंग कंपनी। अरे होल्डिंग कंपनी हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी जिसकी कोई सब्सिडरी हो। अगर तुम किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा खरीद के रख सकते हो तो तुम स्मॉल कंपनी कैसे हुए? तुम तो सब्सिडरी खरीद के बैठे हो। दूसरा, सब्सिडियरी कंपनी। अरे यार, सब्सिडरी कंपनी को उसकी होल्डिंग कंपनी ने क्या कर लिया? खरीद लिया। अब तुम्हारी होल्डिंग कंपनी ही अगर स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती तो उसकी सब्सिडरी भी कहाँ से बनेगी? मतलब पहला तो होल्डिंग और सब्सिडरी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होती है। और तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी। मैम ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? ये जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। मतलब आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब तुम एक ऐसी कंपनी हो जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हो, तुम सोशल वर्क करती हो, तुम बहुत सारे पैसे दान दक्षिणा में देती हो, फ्री एजुकेशन देती हो, तुम लोग इतना फ्री वाला काम कर रहे हो यार। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर आप किसी और का भला कर रहे हो तो खुद तो कंगाल नहीं होगे, है कि नहीं है? खुद तो कंगाल आप नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी को भी हम क्या मानते हैं कि वो स्मॉल कंपनी नहीं है। भाई मुकेश अंबानी ये बोले कि मैं लोगों को करोड़ों रुपए का दान करता हूँ लेकिन मैं स्मॉल हूँ, मैं गरीब हूँ, हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ओके, एंड देन डी वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जो गवर्नड होती है बाय स्पेशल एक्ट। वो कंपनी जो गवर्नड होती है बाय स्पेशल एक्ट। अरे मेरी बात सुनो ना यार, मुझे एक चीज दिल से बताना। हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होगा, ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। उसमें हमने कुछ स्पेशल कंपनीज पढ़ी थी जिसमें बैंकिंग कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी थी। मैम दोबारा से पूरा क्यों रिपीट करें? सो दैट आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है? ओके, अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी कंपनी जिसके लिए हमको अलग से ही पूरा एक्ट बनाना पड़ गया, जैसे कि LIC, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाई इनके लिए हमको अलग से ही एक्ट बनाना पड़ गया है। अरे तो तुम स्मॉल कंपनी कैसे हो सकते हो? आपका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा पावरफुल होगा ना, इसीलिए आपके लिए अलग से एक्ट बनाना पड़ गया। तो अगर किसी कंपनी के लिए अलग से ही पूरा एक्ट बनाना पड़ जाए तो वो स्मॉल कंपनी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है? अब उसके बाद ये समझ में आया क्या? ये इतना समझ में आया कि भाई इतना ही है स्मॉल कंपनी। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट। मैम आपने इंपॉर्टेंट कैसे बोला? आपको ICAI ने पहले ही बता दिया था क्या कि देख बहन ये इस बार का इंपॉर्टेंट है, इनको बता देना, सब ढोकलों को बता देना? नहीं, कॉमन सेंस। अमेंडमेंट आया है जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, उसको देखते हुए मैंने आपको बोला कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट। चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। यही लिखा हमने कि भाई 10 लाख से लेकर हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, जो कि कितना है 10 करोड़, नॉट 10 लाख, सॉरी 50 लाख। और टर्नओवर कितना बोला है भाई? यहाँ पर भी 2 करोड़ और मैक्सिमम कितना? 100 करोड़। मैंने बोला किस किस पे अप्लाई नहीं होगा? होल्डिंग और सब्सिडरी पे अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 8 पे नहीं होगा और स्पेशल कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि भाई फर्स्ट और सेकंड क्लोज के लिए अब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिमिट। मैम ये 4 करोड़ से ज्यादा कि 4 करोड़? 4 करोड़ या उससे कम, 40 करोड़ और उससे कम। ओके, एक एग्जाम्पल है, चलो ना ये एग्जाम्पल वगैरह मैं भी आपको बता दूंगी अभी फटाफट से। तो मतलब हमारे मॉड्यूल में इसी सिंपल बात को ऐसा करके बोला गया है। अब आपको शायद पता चल गया होगा, जो जो मॉड्यूल में है सब कवर है यहाँ पर। ओके ओके, चलो एक ना एग्जाम्पल देखते हैं स्मॉल कंपनी का, ठीक है? क्या एग्जाम्पल है स्मॉल कंपनी का? H लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ S प्राइवेट लिमिटेड। H लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है S प्राइवेट लिमिटेड की, लेकिन इसका जो टर्नओवर है वो है 1.50 करोड़ और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 40 लाख, ठीक है? तो डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि भाई कंपनी क्वालिफाइज एज स्मॉल कंपनी। भाई ऐसा तो आपको ना MCQ देखने को मिलेगा, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा तो आपको MCQ देखने को मिलने वाला है। मतलब एक कंपनी है H लिमिटेड जिसका टर्नओवर है 1.5 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल है 40 लाख। मैडम एक बार ऊपर देखते हैं ना, हमने अभी अभी देखा था स्मॉल कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन और इक्वल टू कितना हो? 4 करोड़। मैडम यहाँ पे है क्या? मैडम यहाँ पे है क्या? है क्या? हाँ 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 हाँ, 40 लाख ही तो कम है 4 करोड़ से। और टर्नओवर जिसका कितना हो? 40 करोड़ या उससे कम, इसका टर्नओवर तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। हाँ हाँ, ये तो स्मॉल कंपनी है, लेकिन एक्सेप्शंस क्या थे? दीज आर माई व्हाट? एक्सेप्शंस।
आप मुझे बताओ मेरे एक्सेप्शंस क्या थे राजा? एक्सेप्शन यही तो था कि भाई साहब जो होल्डिंग कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली, आप नन्हे मुन्ने प्यारे राज दुलारे आप लोग क्या करते हो, आप देखते हो कि अच्छा 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट है, उससे कम है, और हड़बड़ी में आंसर लिख देते हो। आपने पूरा आंसर लिख दिया, बाद में पता चला अरे यार ये तो बहुत बुरा वाला खराब काम हो गया हमारा, ठीक है, हमारे तो लग गए वांदे। तो इसके बाद बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है हमने सही लिखा है, लेकिन सही नहीं होता। याद रखना, जहां जहां आईसीएआई ऐसे एक्सेप्शंस देता है ना, जहां जहां ऐसे एक्सेप्शंस दिए जाते हैं ना, वहां वहां आईसीएआई आपको फंसाने की कोशिश पूरी पूरी करेगा। तो हमको इस तरीके से फंसना नहीं है। तो ये था हमारे स्मॉल कंपनी के बारे में। आई होप गाइज आप लोगों को स्मॉल कंपनी क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, दिमाग में चिपका लेना। स्मॉल कंपनी का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जिसमें सीजी ने अपनी फुल पावर यूज करके पेड अप शेयर कैपिटल को 10 करोड़ और टर्नओवर को 100 करोड़ कर दिया है, इस लिमिट को अभी मई 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मई 26 के बाद वाले अटेम्प्ट के लिए लिमिट एप्लीकेबल है। तो आपको आपके दिमाग में 4 करोड़ और 40 करोड़ ही रखना है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया गाइस? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। समझ आ गया? ओके। अब एक बार देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी बात करते हैं, ये सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में हमको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया गया है। पहले तो आप लोग सोचो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। What do you mean by गवर्नमेंट कंपनी? आप गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्या समझते हो? वो कंपनी जो गवर्नमेंट ओन करती है, जो गवर्नमेंट जिसका गवर्नमेंट जिस कंपनी पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। ओनरशिप कैसे आती है? ओनरशिप कैसे आती है? अब यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज होता है सब्सिडरी वाली लिमिट में और गवर्नमेंट कंपनी की लिमिट में। देखो, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन which not less than, काम की चीज, not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government or partly by central government and state government, ठीक है। और लास्ट में it includes a, ध्यान देना, subsidiary of such government company. It includes subsidiary of such government company. समझ आया क्या? ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। मतलब इस डेफिनेशन को अगर तोड़ तोड़ के मैं बताऊं तो पहले याद करने वाली बात कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मोदी जी का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर दोनों का मिलाकर कितना हो, 51% से ज्यादा। कितना हो? 51% या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 51%। अब ध्यान रखना सब्सिडरी में क्या दिक्कत आती है। सब्सिडरी में हमने पढ़ा था, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 50% या उससे ज्यादा हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। 50% या उससे ज्यादा था क्या, कि मोर देन 50% था? गाइस बताओ क्या था? मोर देन 50%। 50% या उससे ज्यादा नहीं था, ओके। मोर देन 50%। अगर आपको पहले बोली हुई बात सही लगी थी तो गाइस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। मैंने आपको कल भी ये चीज़ बोली थी लास्ट लेक्चर में कि आपने हमेशा हमेशा सोने से पहले 45 मिनट जो क्लास में हुआ है उसको रिवाइज कर दो, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो
जो मेरी सब्सिडरी कंपनी होती है वो कब होती है, जब 50% से ज़्यादा होल्डिंग होती है, मतलब 50.5 चलेगा क्या, चलेगा। लेकिन मेरी गवर्नमेंट कंपनी में होल्डिंग क्या होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल की होल्डिंग होनी चाहिए 51% या उससे ज़्यादा। क्या बोला मैंने, 51% या उससे ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा, ठीक है, ओके। It also includes subsidiary of such government company. It also includes subsidiary such government company. ठीक से है। समझ में आया क्या गवर्नमेंट कंपनी के बारे में? मतलब एक तो हमने सब्सिडरी कंपनी पे पढ़ा था कि भाई देखो, मैं ना यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देती हूँ। मैंने मेरी मैंने मेरी सब्सिडियरी कंपनी में क्या पढ़ा था कि कितना होना चाहिए, मोर देन 50%, मोर देन 50%। कल इसका एक क्वेश्चन भी करा था। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 51%, मतलब मोर देन और इक्वल टू 51%। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको बस दिमाग में रखो। तुमको पता है क्या, ये जो छोटी 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 कन्फ्यूजन्स होती है ना, अगर इसको हमने पहले ही पकड़ लिया ना तो हमारे चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में फिट बिठा लेना। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। 50% और मोर देन 51%, और सेकेंड पॉइंट हमारा सेम सब्सिडरी जैसा ही है। जैसे मैंने आपको बोला था सब्सिडरी की सब्सिडरी किसकी सब्सिडरी बन जाती है, होल्डिंग की। वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है, इट इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। चलो इसका ना एक ना हम एग्जाम्पल दें, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 5-10 सेकंड आपको दूंगी, आप लोग अपने मन में बता देना कि भाई ये सच है कि गलत है। देखो मैंने बोला एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। इसमें 25% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो हेल्ड करता है सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, इसमें 10% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और इसमें 15% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कौन हेल्ड करता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स लिमिटेड जो है, क्या ये एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी कि नहीं? सोच लो मन में, फटाफट सोच लो। 5-10 सेकंड का टाइम देती हूँ, मुझे बताओ क्या इस एक्स लिमिटेड को मैं गवर्नमेंट कंपनी मानूंगी, हाँ या ना, के हाँ के हाँ। क्या मैं इसको गवर्नमेंट कंपनी मानूंगी, जल्दी बताओ। क्या हम इसको गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे? मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट कंपनी के लिए मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 51%। सिंपल, इसमें देख लूंगी मैं कि क्या 51% है क्या। 25, 10, 15, क्या लगता है 51% है क्या ये? नहीं। 35, 35 और 15 में क्या हो गया, 40 और 50, मतलब ये कितना है, 50%। बताओ क्या ये मेरी गवर्नमेंट कंपनी होगी क्या? नो, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। समझ में आया क्या, है ना। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2, चलो इसमें करते हैं गोला इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब गोला इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या होता है,
ध्यान से देखना। 30% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है सीजी, 20% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है एसजी, और 10% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है बीएसएनएल। मुझे बताओ, क्या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है? अगेन 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है? आपको क्या लगता है, क्या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है? क्या ये एक गवर्नमेंट कंपनी है? क्या लगता है आपको? हाँ मैडम, है ना। हमको, आपको याद नहीं होगा, हमको डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद है कि आपने बताया कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो होल्ड करती है नॉट लेस देन 51% शेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिला के, और इट ऑल्सो इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। क्या बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है? भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या ये बीएसएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन याद रखना, ये और ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो पार्टली सीजी एसजी होना चाहिए, या तो फिर सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी होना चाहिए। दोनों, अगर आप ये बोलते हो कि हाँ ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, एग्री, ये गवर्नमेंट कंपनी है, और आपने बोला हमने तो कर दिया टोटल, हमने तो देख लिया कि भाई 30 20 10 कितना हो गया, 60, हमने बोल दिया 60% है, ओके दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। नो, क्या 10% से कोई किसी की सब्सिडरी बनता है? क्या नहीं बनता है, तो ये हट गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्टली कितना होल्ड करते हैं? पार्टली ये लोग होल्ड करते हैं 50%। पार्टली ये लोग कितना होल्ड करते हैं? 50%। तो बताओ, 50% जो होल्ड करते हैं, क्या ये मोर देन और इक्वल टू 51% है? नहीं है। तो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। समझ में आया क्या? दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर आईसीआई आपके लिए ट्रैप बना सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देख लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आईसीआई जो है आपके लिए ट्रैप बना सकता है, तो इस चीज को आप जरा ध्यान से, अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, ओके। अब हमने कर दिया स्मॉल कंपनी, हमने कर दिया गवर्नमेंट कंपनी। अब आज की क्लास में हमारा स्मॉल कंपनी हो गया और हो गया गवर्नमेंट कंपनी। आते हैं फाइनेंशियल ईयर पे, चलो चौथे पड़ाव पे जाते हैं, और हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर को कि भाई फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। लेकिन एक काम करते हैं, उसके पहले स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का एक एग्जाम वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक आईसीएआई एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। ओके, चलो एक साइड में क्वेश्चन निकाल लेती हूँ।
मेरे ऑफिस से क्वेश्चन मंगवा रही हूँ, इसके सिस्टम में ही क्वेश्चन रहेगा। चलो क्वेश्चन आ गया है, स्मॉल कंपनी के ऊपर हमें क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, स्मॉल कंपनी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आपको वो क्वेश्चन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे बताना है या फिर टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में उसको भेजना मत भूलिएगा, ठीक है? डिस्कशन ग्रुप पे उसको भेजना मत भूलिएगा। और मुझे आप बहुत अच्छे से बता देना कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने में क्या दिक्कत हुई, कहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगे कि अब तो मुझसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? देखो हम यहाँ पे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ओके चलो, स्मॉल कंपनी के बारे में देखते हैं। MNO प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग पर्टिक्यूलर्स, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2023, पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 3.90 करोड़, और टर्नओवर कितना हो जाएगा 39 करोड़। ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर ended on 31st March 2024, paid up share capital is 4.20 crore and turnover is 41 करोड़, ठीक है? फर्दर, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, फर्दर और चीजें हैं। फर्दर पहला तो एम एन ओ प्राइवेट लिमिटेड was an independent company till 30th September 2024। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया है, ओके? सेकेंड, ऑन 1st October 2024 it become a subsidiary of PQR Limited। PQR लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई। आपको एग्जामिन करना है, एग्जामिनर को बताना है पहला तो वेदर MNO प्राइवेट लिमिटेड क्वालिफाइड एज अ स्मॉल कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, और whether it can continue as a small company for financial year 2024 to 2025। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से बहुत अच्छे से ज़रा देख लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा ना, सीए के हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो और अपने अपने दिमाग में कंक्लूजन तो सेट कर ही लो। अपने अपने दिमाग में सब लोग कंक्लूजन को सेट कर लेंगे।
हाँ, तो बेसिकली एक कंपनी है MNO प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी का 31 मार्च 2023 में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 3.90 और 39 करोड़ था। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 को उसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो चुका है। ओके, 30 सितंबर तक तो ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी और उसके बाद ये बन गई सब्सिडरी। पहले तो ये बताओ, MNO लिमिटेड क्या स्मॉल कंपनी कहलाएगी 2023-24 के लिए? क्या 2023-24 के लिए MNO कंपनी कहलाएगी एक स्मॉल कंपनी और नॉट? सबसे पहले तो मैडम हमको पता है, सबसे पहले तो हमको एक चीज पता है कि भाई जो हाँ, सबसे पहले तो मैडम हमको एक चीज़ पता है कि भाई सीधी सी बात है, पहले हम लिखते हैं रिलेवेंट प्रोविजन। रिलेवेंट प्रोविजन में हमको पता है, आपने अभी अभी हमको ऊपर बताया था, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, अभी अभी आपने ये 2 पॉइंट्स बताए थे और बताया था कि हमारे अटेम्प्ट के लिए तो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिमिट लगेगी और आपने मिनिमम मैक्सिमम बता दिया था और आपने कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे। तो पहले तो हम रिलेवेंट प्रोविजंस को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम रिलेवेंट प्रोविजंस को लिख देते हैं। सबसे पहले हम रिलेवेंट प्रोविजंस को लिख लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? रिलेवेंट प्रोविजन से। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? रिलेवेंट प्रोविजन से। चलो, रिलेवेंट प्रोविजन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग मन में बोलते जाओ, ठीक है? पहले तो इसका सेक्शन कौन सा था? मैडम सेक्शन 2 में ही सारी डेफिनेशन है। अच्छा मैडम, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मुझे पता है सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है तो मैं लिख दूँ एज पर सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट स्मॉल कंपनी ये होता है? नहीं बेटा, क्लॉज लिखना इज इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 85। सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85, सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a small company means a company other than, याद रखना ये भूलना मत, other than a पब्लिक कंपनी, अदर देन अ पब्लिक कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है, इस चीज़ को दिमाग में याद रख लेना। आज मैं आपको टेलीग्राम पर गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्वेश्चन दे दूंगी, लिख के फटाफट 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 से मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे बताना कि आपने कैसे आंसर लिखा, ठीक है? ओके, तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई whose paid up share capital does not एक्सीड। तो मैडम मैडम आपने ना ये ऊपर मिनिमम मैक्सिमम बताया था, तो मैं ये पूरा लिख दूं क्या? ये पूरा अगर नहीं भी लिखा और आपने सिर्फ ये लिमिट्स भी लिख दी ना तो भी चलेगा, ठीक है? 4 करोड़ और 40 करोड़ लिख दिया तो भी चलेगा। डज नॉट एक्सीड, वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड। मैडम सब पे ही आपने लगा दिया, डज नॉट एक्सीड पे आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट एक्सीड रुपीज 4 करोड़ एंड सेकंड whose turnover does not exceed रुपीज 40 करोड़। टर्नओवर नॉट एक्सीड कितना? 40 करोड़। तो हम उसको क्या मान लेंगे? हम उसको मान लेंगे कि भाई वो क्या है? स्मॉल कंपनी। आगे मैं लिख दूंगी, चलो या फिर इसके आगे लिख देती हूँ 40 करोड़ एज पर
लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द immediately preceding फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जितना होना चाहिए, मतलब अभी 2024 चल रहा है तो मैं लेटेस्ट 2023 का इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखूंगी। अच्छा मैडम, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, हमको याद है। एक तो था होल्डिंग कंपनी, एक तो था सब्सिडरी कंपनी, एक था सेक्शन 8 कंपनी, एक था बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग था क्या? नहीं, स्पेशल एक्ट था। ओके, तो मैंने लिख दिया हाउ एवर the definition shall not apply to। किस पे अप्लाई नहीं होगी? पहला होल्डिंग कंपनी, दूसरा अ सब्सिडियरी कंपनी, और तीसरा किस में नहीं होगी? अ सेक्शन 8 कंपनी, और चौथा था अ कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। एक कंपनी जो गवर्न होती है किसी भी स्पेशल एक्ट से। ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ पे सेक्शन को लिख दिया, ये पूरा सेक्शन हमारा लिख दिया। अगेन अगर आप भूल गए हो तो मैंने आपको बताया था, पहले हम लिखते हैं रिलेवेंट प्रोविजन, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलना है, प्रॉपर गैपिंग के साथ लिखना है। ज़रूरी नहीं है आप वो 10 और 50 वाली लिमिट लिखो, आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 और 40 वाली लिमिट भी लिख सकते हो। अब उसके बाद एनालिसिस ऑफ द केस लिख देते हैं। एनालिसिस ऑफ द केस, ठीक है। अब क्वेश्चन का ही एनालिसिस ऑफ द केस अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या था कि भाई एक कंपनी है एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड। पहले तो देखो यहाँ पर उसका 31 मार्च को तो उसका पूरा लिमिट में ही था टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल, बाद में ये जो है बढ़ गया। अब आपको बताना है कि भाई अच्छा बाद में ये सब्सिडरी भी बन गई है। अब आपको बताना है कि 23-24 में इसका क्या स्टेटस था और 24-25 में इसका क्या स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला मैं आपको बताती हूँ, स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे बताओ 23-24 का प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 23-24 का आपने टेक्स्ट सबने पढ़ा होगा, 23-24 का प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 22-23। तो मैं 22-23 का टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल देखूंगी, बरोबर की नहीं? बरोबर की नहीं? यस, मतलब 22-23 का लास्ट डेट कौन सा होगा? 31 मार्च 2023। तो मुझे बताओ क्या 31 मार्च 2023 मुझे दिया हुआ है? यस दिया हुआ है। क्या ये विद इन द लिमिट्स है? यस, दिस इज विद इन द लिमिट्स। तो मुझे बताओ क्या इस ईयर में 23-24 जिसका हम प्रिसीडिंग देख रहे हैं, 22-23 जिसका लास्ट डे है 31 मार्च 2023, तो क्या ये वहां पे स्मॉल कंपनी थी? यस, ये वहां पे स्मॉल कंपनी थी। चलो अब इसको मैं देखती हूँ। देखो, फॉर फाइनेंशियल ईयर मैंने क्या बोला? 22-23। ये 22-23 क्या है? ये है प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 3.90 करोड़ था। ठीक है, जो कि मैंने लिख दिया विद इन 4 करोड़ की लिमिट में है, जो कि क्या है? विद इन 4 करोड़ की लिमिट में है। और दूसरा मैंने देख लिया कि भाई जो टर्न ओवर है, जो टर्न ओवर है वो टर्न ओवर कितना है? टर्न ओवर है 39 करोड़। ठीक है, जो कि विद इन 40
करोड़ की लिमिट में है, विद इन 40 करोड़ की लिमिट में है। और इस टाइम पे क्या ये कंपनी किसी की होल्डिंग थी, सब्सिडरी थी, सेक्शन 8 या स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही थी क्या? नहीं, क्योंकि ये सब्सिडरी कब बनी है? 1 अक्टूबर 2024 में। मैं प्रिसीडिंग ईयर को सब कंसिडर कर रही हूँ। क्या इस ईयर में थी क्या वो किसी भी कंपनी की सब्सिडरी? नहीं थी। तो मैंने लिखा द कंपनी was not a subsidiary during that period. Therefore, MNO Private Limited qualified qualified as a qualified as a small company फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने क्या देखा? मैंने देखा प्रेसिडिंग ईयर। ठीक है मैम, आप कीवर्ड्स क्यों नहीं अंडरलाइन कर रहे हो? क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स कैसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, ओके ओके। अब इसके बाद बी वाला इसका पॉइंट देख लेते हैं। बी वाले में इसने क्या पूछा था हमसे? स्टेटस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में क्या स्टेटस है? ठीक है, अब देखो 24-25 का प्रेसिडिंग ईयर कौन सा हो जाएगा राजा? 23 और 24। 23 और 24 बताओ, 23 और 24 में 31 मार्च 2024 क्या हो जाएगा? लास्ट डे हो जाएगा। हाँ, क्या ये दायरे के बाहर आ चुका है? क्या आ चुका है? 4 करोड़ और 40 करोड़ के ऊपर आ चुका है। प्लस ये अब क्या बन चुका है? सब्सिडरी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब्सिडरी इंडिपेंडेंट कब तक था? 30 सितंबर 2024। हम प्रीसीडिंग ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मैं बोलूंगी कि ये स्मॉल कंपनी नहीं रही, क्योंकि अब ये लिमिट से बाहर चली गई है। देखो अगेन सेम सेम चीज है। फॉर determining the status of company in financial year 2024 to 25, we will take financial year 23-24 as a preceding फाइनेंशियल ईयर। मैडम ये लाइन आपने कुछ अलग लिखी है और ऊपर आपने कुछ अलग लिखा था, आपने ऐसा क्यों किया? ये भी लिखो वो भी लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पते की बात बस ये है, मुझे बताना है एग्जामिनर को कि मैं कौन सा फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग कंसिडर कर रही हूँ। ओके, अब सेम चीज मैं दोबारा यहीं लिख दूंगी। देखो सेम चीज को मैं क्या कर दूंगी? दोबारा से यहां पर लिख दूंगी। लेकिन इस बार अब मैम हम भी वहां पे ऐसा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं रे। लेकिन बताओ इस बार ये मेरी लिमिट क्या हो गई है? ये हो गई है 4.20 करोड़ और ये हो गई है 41 करोड़, जो कि विद इन है कि एक्सीड कर गई? जो कि अब कर गई है एक्सीड्स। अब क्या कर रही है? ये एक्सीड कर रही है। ठीक है, अब ये मेरी लिमिट के अंडर नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या बोलेगी कि भाई ये जो है अब स्मॉल कंपनी नहीं रही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इसका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल विद इन लिमिट्स होता तो क्या ये स्मॉल कंपनी बन जाती? क्या नहीं, क्योंकि हमने देखा बाद में ये कंपनी क्या बन चुकी है? ये बन चुकी है सब्सिडरी कंपनी। अगर ये सब्सिडरी कंपनी बन गई है तो मतलब 2025 में ये क्या बन चुकी होगी? सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी को हम क्या करते हैं? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फर्दर
from 1st October 2024 it become a subsidiary of PQR लिमिटेड। ये सब्सिडरी बन चुकी है PQR लिमिटेड की। तो मैंने लिख दिया कि भाई इवन इफ, अगर ये लिमिट्स को सेटिस्फाई कर भी देता, इवन इफ लिमिट्स वर सेटिस्फाइड, अगर लिमिट्स सेटिस्फाइड हो भी जाती तो क्या होता, सब्सिडियरी कंपनीज आर एक्सक्लूडेड, क्या बोला मैंने, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। तो मुझे बताओ क्या अब ये कंपनी स्मॉल कंपनी के दायरे में आती है? नहीं। देयरफॉर MNO प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट continue as a small company for financial year 24-25। समझ आया क्या? फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये देखो सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा तब भी क्वेश्चन अच्छा लिखा है ना, है ना? इसी तरीके से हमको भी एग्जाम में लिखना है। ओके, एक गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन आप लोग लिख के आओगे, विल अपडेट दैट ऑन टेलीग्राम एज वेल। तो अब हम अपने लास्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर पे आते हैं, जहां पर हमने स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और ICAI एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन कर लिया है और समझ में आ गया है कि कैसे कंसेप्ट को क्वेश्चन के टाइम पे अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? मैडम पता है, अभी क्वेश्चन में आया था ना फाइनेंशियल ईयर 23-24, अभी तो हमने देखा था, इसकी भी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है मैडम? सेक्शन 2, सेक्शन 2। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 41। सेक्शन 2 क्लॉज 41 में क्या दी हुई है? फाइनेंशियल ईयर की क्या दी हुई है? डेफिनेशन। पहले इसकी डेफिनेशन बता दूं क्या? इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, पहली बार कोई सिंपल डेफिनेशन को मैं भी सिंपल बोल रही हूँ। मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर मीन्स पीरियड ending on 31st March every year। हर साल 31 मार्च पर जो साल खत्म होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ध्यान से देखना, MCQ के लिए बढ़िया है, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी या उसके बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। क्या बोला मैंने? 31st मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कौन सा चलता है? देखो, हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग चलता है। इंडिया का मेनली फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31
मार्च तक, ठीक है। अब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना सारी कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करती हैं, ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करती हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे इनकम टैक्स भरा जाता है, जीएसटी के काम होते हैं, कंपनीज के काम होते हैं, एनुअल रिटर्न्स भरे जाते हैं। अब कोई कंपनी सोचो, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी को, और तुम उसको बोल रहे हो भाई साहब 31 मार्च को तुमको ये सारी रिक्वायरमेंट्स करनी है, पूरा करो। वो बोलेगा भाई ये तो चीटिंग है, ये तो सिर्फ 3 महीने है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो सिर्फ 3 महीने है, और ईयर का मतलब तो 12 महीने होता है। तो हमने बोला चल ठीक है, रो मत। ये वाला 31 मार्च नहीं, नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होगा ना, उसको हम क्या बोल देंगे, हम उसको क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पर तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने वाली है। मतलब कोई कंपनी अगर 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसका जो एंडिंग ईयर होता है वो होता है आने वाले साल का फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च, ठीक है। अब मैम ये तो बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है जहाँ पर पीरियड खत्म होता है 31 मार्च को, और अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद आ रही है, तो उसका फॉलोइंग ईयर, इस साल को छोड़ के अगले साल जो 31 मार्च आने वाला है, वो उसका फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग मान लेंगे। मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ना एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है मैम? व्हाट इज दी स्पेशल पॉइंट हेयर? स्पेशल पॉइंट क्या है मैम? वो स्पेशल पॉइंट आपको पता है क्या? हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको पता है क्या यूएसए का फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है? वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यूएसए वाले ने ज्यादा अपना दिमाग लगाया ही नहीं, उसने बोला यार जनवरी टू दिसंबर तुम नया साल और पुराना साल खत्म मानते ही हो ना, तुम्हारा नया साल कब शुरू होता है रियल लाइफ में? 1 जनवरी से 31 मार्च। तो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, हम भी इसको यही मान लेते हैं। स्पेन का, आपको पता है स्पेन में कौन सा चलता है? स्पेन में ये ईयर एंडिंग चलता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। ये भाई साहब अलग ही चलते हैं। ये बोलता है कि 1 अक्टूबर से 30 सितंबर में मानूंगा मेरा फाइनेंशियल ईयर। तो मैम आप हमको ये क्यों बता रहे हो? हम तो इंडिया में, हम तो इंडिया की बात मानेंगे। समझ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुझे बताओ मुक्कू भाई का धंधा, मुक्कू भाई का जो धंधा है वो सिर्फ इंडिया में ही चलता है कि और भी कहीं चलता है? सिर्फ इंडिया में ही चलता है कि आउट ऑफ इंडिया बहुत चलता है? आउट ऑफ इंडिया बहुत चलता है। तो मुक्कू भाई का धंधा इंडिया में भी चल रहा है, मुक्कू भाई का धंधा यूएसए में भी चल रहा है, मुक्कू भाई का धंधा स्पेन में भी चल रहा है। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। मुझे बताओ मुक्कू भाई के इतने सारे धंधे चल रहे हैं, मुक्कू भाई कौन सा फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे? बताओ मुक्कू भाई कौन सा फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे? मुझे बताओ मुक्कू भाई कहाँ के हैं? कहाँ के हैं मुक्कू भाई? इंडिया, मेरा भारत महान। तो वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर यूज करेंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हाँ मैम ये तो हमको भी पता है, कोई कोई नई बात नहीं थी, ये तो हमको भी पता है। इट इज़ वेरी इजी, मुझे भी पता था ये। हाँ हाँ मुझे भी पता था। तो क्या, सुनो, अब समझो एक दूसरी कंपनी इंडिया में आई, गुची लिमिटेड इंडिया में आई, ठीक है। अब गुची लिमिटेड का इंडिया में भी बिजनेस है, गुची लिमिटेड का स्पेन में भी बिजनेस है, और इसका बिजनेस यूएसए में भी है, ठीक है। और ये मेनली कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। यूएसए फॉलो करता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, यूएसए की जो कंपनी हो गई वो मेन क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। समझो ये हो गई होल्डिंग कंपनी। और इसने इंडिया और स्पेन की कंपनी को अपनी कौन सी कंपनी बना रखा है? सब्सिडरी कंपनी। मतलब गुची कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहाँ है? यूएसए में।
यूएसए में कहाँ क्या है, होल्डिंग कंपनी, और इसकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया और स्पेन में है, तो बात तो हम कर देते हैं इंडिया की। अब गुची लिमिटेड जो है, उसका जो होल्डिंग कंपनी है, वहां पे फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो गुची लिमिटेड गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर सकता है कि देखो, मेरी जो होल्डिंग कंपनी है वो कहाँ की है, यूएसए की, और हम लोग उसी के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कृपया करके हमारे ऊपर एक मेहरबानी करिए और हमें इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब इंडिया के फाइनेंशियल ईयर यूज करने की प्लेस पर आप हमको मेहरबानी करके हमारे यूएसए, मतलब जहां पर होल्डिंग कंपनी है, वहां का फाइनेंशियल ईयर यूज करने की इजाजत दे दें। समझ में आया क्या? मतलब अब यहाँ पे मैं आपको वो स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल नोट लिखवा रही हूँ। अब आप यहाँ पे लिखो स्पेशल नोट। क्या है वो स्पेशल नोट? मैंने बोला इफ इफ होल्डिंग subsidiary associate company is incorporated outside India and require to follow different financial year for कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? आपने पढ़ा है अकाउंट्स में, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर अलाउ कर सकता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे ना। इसका मतलब होता है फॉरेन कंपनी। अच्छा, मतलब अगर किसी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके बोल सकता है कि भाई मुझे जो है ये फलाना फाइनेंशियल ईयर यूज़ करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन मैडम आपने बोला था यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड है ना, ये तो इंडिया का यूज़ करेगा क्योंकि ये तो इंडिया का मेंबर है। देखो, अगर ज़्यादातर बिजनेस रिलायंस का इंडिया में, तो इंडिया में करे, लेकिन इंडिया का तो बाहर भी बिजनेस है, तो अगर ये चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कंपनीज बाहर हैं और उनका फाइनेंशियल ईयर जनरली सबका 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो मुझे भी यही फाइनेंशियल ईयर यूज़ करने की इजाज़त दी जाए। तो मतलब ये भी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और गुची कंपनी भी रिक्वेस्ट कर सकती है। ये है मेरा स्टार पॉइंट कि अगर किसी भी कंपनी में, अगर किसी भी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ओके, ये तो था फाइनेंशियल ईयर। अब हम हमारे इस क्लास के लास्ट पड़ाव पर आते हैं, और वो लास्ट पड़ाव 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 हमारा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हर बच्चा बना रहा है, सीए का हर बच्चा 11वीं 12वीं में बनाता हुआ आ रहा है। उसको पता ही नहीं है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। क्या मैं ऐसा मान लूँ? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिर्फ बैलेंस शीट या फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्या लगता है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? तो हमारा कंपनीज एक्ट उसकी भी डेफिनेशन हमको देता है और बोलता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 40। अब कंपनीज एक्ट बताता है कि कौन कौन सी चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना गया है। ठीक है, चलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को माना जाता है, देखो। इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स आप और मैं, जो हमारे बचपन से टैली करते हुए आ रहे हैं।
और जो एक सीए के खून में दौड़ता है, और वो ये है कि घुसा। पहला क्या है? बैलेंस शीट। भाई पता नहीं कितनी जवानी निकल गई इस बैलेंस शीट को टैली करवाने के चक्कर में। पहला तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के पहले क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मैम, बचपन में कभी तो मुझे याद है, बचपन में ना हमने कुछ तो पढ़ा था, कुछ तो, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, अरे कहीं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ही तो नहीं है? हाँ हाँ मैडम, यही है। चौथा जो बोल रही हूँ समझना। सोकी। आ आए बैंगन, क्या बोल दिया ये? सोकी। इट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जब आप सीए फाइनल में एफआर पढ़ोगे तो आपको, इफ एप्लीकेबल, है ना, अगर एप्लीकेबल है तो, मतलब अगर आप इंडेस पढ़ोगे ना, जब आप सीए फाइनल में इंडेस पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें, ये सोकी बनाना पड़ेगा। सीए फाइनल में आप ये सोकी बनाओगे। ठीक है, चलो, थर्ड हो गया, और ये हो गया फोर्थ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन सोकी। चलो, अब लास्ट क्या है? वर्किंग नोट्स बनाते हो ना आप, वैसे ही उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। क्या बोलते हैं हम? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो 5 तरीके की चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। पहला तो बैलेंस शीट, असेट लायबिलिटी जो आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, सारे खर्चे, सारी इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना आया कितना गया, सो की चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप ये सीए फाइनल में बनाना सीखेंगे। बेसिकली कंपनी के इक्विटी में जो जो चेंजेस आते हैं, कितना एडिशन हुआ कितना डिलीशन हुआ, वो सब इसमें देखा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। हम जो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर 5 चीजें, दोबारा से बताओ, 5 ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। 2 तो जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, 3 बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा क्या था? सोकी। इसको सोकी बोल दो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मैम एग्जाम में सोकी लिखा तो चलेगा क्या? नहीं रे ढोकले, पूरा ही लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल टू द कंपनी। और लास्ट इज आपके वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का ज्यादा अच्छा नाम क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। समझ में आ गया क्या? ओके ओके। अब यहां पर भी कुछ तो एक्सेप्शंस हैं। क्या एग्जम्पशन है? कुछ एग्जम्पशन मिला हुआ है। अब किस किस को एग्जम्पशन मिला हुआ है, पहले तो ध्यान से देखो। देखो, एक, दो, अभी तो सिर्फ 3 ही लिख रही हूँ, ठीक है, और 3। पहला मैंने बोला ओपीसी, मतलब के वन पर्सन कंपनी। मैम मुझे पता है ये ओपीसी आपने ना कल ही समझाया था, कल के ही लेक्चर में मुझे बताया था, फिर पुराने वाले लेक्चर में हमने देखा था। दूसरा स्मॉल कंपनी, और तीसरा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो कुछ काम नहीं करती, फोकट कंपनी, उसमें कुछ काम नहीं होता। ठीक है, ऐसे नाम के लिए खोल के रखिए। क्या एग्जामिशन है इसको? चाहे तो ये तीनों कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉट बी इंक्लूडेड। अगर ये कंपनीज चाहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए तो भी चलेगा, ये ना एग्जाम्पशन है। अभी सिर्फ 3 ही लिखे हैं मैंने, देखो, 240 240 240 रहा।
क्या बोला हमने यहाँ पर कि भाई तीन चीजें, कौन कौन सी चीजें, पहला तो बैलेंस शीट मेरा क्या हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरा क्या आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो दूसरे की भलाई के लिए काम कर रही है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाती, वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाती है। तो उनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी नोट, आइटम्स को एक्सप्लेन करने के वर्किंग नोट्स। एग्जम्पशन एक इंपॉर्टेंट प्रोविजो है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी में नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब नॉर्मली हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, लेकिन ये 3 कंपनी नहीं बनाएगी तो चलेगा, ठीक है, इनको एग्जाम्शन मिला हुआ है। ये था मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर, हमने ये भी पढ़ लिया है। ओके ओके, तो ये है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि भाई ये तीनों कंपनीज अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाए तो भी चलेगा। बस 1 मिनट देना। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 5 चीजें उसमें आती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। 3 लोगों को एग्जाम्शन है, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्मॉल कंपनीज। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो होता है जो ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। जो ईयर खत्म होता है 31 मार्च को उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर किसी कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी कहीं और है तो वो सीजी से रिक्वेस्ट करके डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकता है। उसके बाद पहले हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये होता है हर वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% या उससे ज्यादा जो है होल्ड करके रखा है पेड अप शेयर कैपिटल का। सिर्फ सीजी ने होल्ड करा है, सिर्फ स्टेट ने होल्ड करा है, या फिर पार्टली दोनों ने होल्ड करा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने क्या होल्ड कर दिया यहाँ पर, ये गवर्नमेंट कंपनी। और एक गवर्नमेंट कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। उसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल था, एग्जामिनर ट्रैप था, जिसमें हमने ये समझा कि सीजी और एसजी दोनों मिलके या फिर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, इस तरीके से हमको 51% को काउंट करना है। लास्ट हमने ये देखा था, इसके पहले हमने देखा था स्मॉल कंपनी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्मॉल कंपनी का मतलब ये होता है छोटी कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख और 10 करोड़ के बीच में होता है। करंटली आपके अटेम्प्ट के लिए क्या एप्लीकेबल है, 4 करोड़ की लिमिट। ये 4 करोड़ की लिमिट क्या है, 4 करोड़ या उससे कम, ठीक है। और पेड अप शेयर, सॉरी, टर्नओवर कितना बोला है, 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक। तो यहाँ पर करंटली क्या लिमिट बता दी गई है, 40 करोड़ या उससे कम। अब ये सारी हम कैसे देखेंगे टर्नओवर, हम देखेंगे लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो भी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस को एग्जाम्शन मिला हुआ है, 4 ऐसी कंपनीज हैं जिनको एग्जाम्शन मिला हुआ है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। अब एक बार चलो नोट्स पे चलते हैं और लास्ट में देखते हैं अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या क्या देख लिया है। देखो, आईसीएआई का एमसीक्यू का फेवरेट एरिया
क्या वो स्मॉल कंपनी में कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स पूछता है क्या? यस। क्या एक्सक्लूजन पूछता है क्या? हाँ पूछता है। क्या फाइनेंशियल ईयर हमने कर लिया क्या? कर लिया। क्या फॉरेन कंपनी के होल्डिंग के केसेस में भी देख लिया क्या? देख लिया। क्या हमने अब तक के 3 लेक्चर्स में होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी को देख लिया है क्या? देख लिया है। अब क्या हमने केस स्टडी फेवरेट एरिया, देखो, सब्सिडरी का टेस्ट देख लिया है? देख लिया है। एसोसिएट कंपनी को देख लिया है? देख लिया है। स्मॉल कंपनी का क्लासिफिकेशन देख लिया है क्या? हमने वो भी देख लिया है। क्लासिफिकेशन मैम मतलब वो जो हमने अभी लिमिट्स पढ़ी वो, ठीक है। आईसीआई जहां से सबसे ज्यादा ट्रैप एरियाज पूछता है, ऐसा एरिया जहां पे आईसीआई आपको बहुत परेशान करता है, पहला तो फिड्यूशरी कैपेसिटी। ये हमने देखा था क्या? यस, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा हुआ है। क्या हमने ये देखा है क्या सब्सिडरी कंपनी के बारे में? ये सब्सिडरी कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों देख लिया है हमने। अगेन मोस्ट आस्क्ड डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी हमारा हो चुका है, प्राइवेट कंपनी हो चुका है, सब्सिडरी कंपनी हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर भी हमारा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं लास्ट 3 लेक्चर्स में ये जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज थे उसमें से भी मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें अब मेन बाकी हैं जो हमको पढ़नी रह गई हैं, ठीक है। तो हम फटाफट से उनको भी कर लेंगे। आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम और मे बी ऑन व्हाट्सएप। वहाँ पे आप आपके डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो इट वुड बी वेरी बेटर। ओके। दूसरा, अब ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो लास्ट हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बचे हैं वो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ गाइस। और हाँ, मिस मत करिएगा अगला लेक्चर, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैम, जो नोट्स आप ये क्लास में लिखवा रहे हो, क्या ये हमको लिखना है? देखो, अगर आपने लिख दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सो दैट आप खुद से भी समझ सको। मैं ये नहीं बोल रही सजा सजा के नोट्स बनाओ, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। We have limited time, and in this limited time we have to cover 100% syllabus with answer writing practice. तो मैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट में एज अ समरी नोट बना सको तो ज़रूर बनाइएगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ आप सुनोगे, सुन के डायरेक्ट लिखोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेगी। दूसरी रिक्वेस्ट ये है, सोने से पहले 45 मिनट सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको रिवाइज करके सो जाया करो, तो इट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर यू। और जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि अपने लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ एंड उसमें सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। अपने आंसर लिखा और पॉइंट्स लिखो कि इसमें प्लस पॉइंट्स क्या थे और माइनस पॉइंट्स क्या थे, सो दैट आप जब एग्जाम के पहले जो भी चीज़ें करो आपको उसमें दिक्कत नहीं हो। देखो, आप ये जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहे हो, आप जो अभी पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं आपके एग्जाम के पहले, एक दिन पहले वाले दिन पे। हम ये तैयारी एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के पहले वाले दिन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम का जो पहला 1.5 दिन होता है वही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। ओके गाइस, तो आप ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए और जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसा करते रहिए। तो मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकती हूँ कि 60+ तो बहुत मामूली बात हो जाएगी आपके लिए। ओके गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।